सुप्रभात प्यारे छात्रों। आज हम सीबीएसई बोर्ड कक्षा 12 के पाठ 5 के अंतर्गत सहर्ष स्वीकारा कविता का अध्ययन करने जा रहे हैं। इस कविता के रचयिता हैं गजानन माधव मुक्तिबोध जी। मुक्तिबोध जी की कविता सामान्यतः बहुत ही लंबी होती है और उसमें से ये छोटी कविता आपके पाठ्य पुस्तक में संकलित की गई है। तो ये छोटी कविता जो है भूरी भूरी खाक धूल काव्य संग्रह से ली गई है। तो सबसे पहले हम पाठ के रचयिता जो हैं गजानन माधव मुक्तिबोध के जीवन परिचय से संबंधित चर्चा करेंगे। उसके पश्चात कविता के प्रतिपाद्य सार उद्देश्य पर चर्चा करने के पश्चात कविता के पाठ का वाचन, व्याख्या, उसके काव्य सौंदर्य, उसके विचार, उसमें निहित शब्दों के अर्थ को समझते हुए कविता का अध्ययन करेंगे। तो यह पहली वीडियो हम पाठ परिचय से लेकर कविता के कवि परिचय से लेकर और उसके बाद काव्य के कविता के सारांश इत्यादि पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध जो कवि हैं, इनका जन्म 13 नवंबर सन 1917 को ग्वालियर के मध्य प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल कविता संग्रह है, जिसमें से आपका ये कविता सहर्ष स्वीकारा लिया गया है। काठ का सपना, काठ यानी लकड़ी, लकड़ी का सपना, विपात्र जो पात्र ना हो, सतह से उठता आदमी कथा साहित्य है। कामायनी एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। अब आखिर रचना क्यों नाम से समीक्षा इनकी समस्याएं, एक साहित्यिक की डायरी आलोचना है और भारत इतिहास और संस्कृति इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो सौंदर्य शास्त्र जो नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र है, अब आखिर रचना क्यों नाम से लिखी गई है। और समीक्षा जो है कि समस्याएं, समीक्षा की जो समस्याएं हैं उस विषय पर एक इन्होंने रचना की है। एक साहित्यिक की डायरी किस प्रकार होती है उसको आलोचनात्मक शैली में इन्होंने लिखा है। भारत का इतिहास और संस्कृति इन्होंने लिखा है। तो आइए देखते हैं इनका काव्य संग्रह में से बात देखते हैं इन्होंने किस प्रकार की कविता या किस प्रकार के कवि हैं। देखिए, ये प्रयोगवादी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि गजानन माधव मुक्तिबोध जी हैं। प्रयोगवादी धारा जो नए प्रयोग करने वाले कवि होते हैं, जो परंपराओं से हटकर लिखने वाले कवि होते हैं, जो नई शैली का निर्माण करने वाले कवि होते हैं, उन्हें प्रयोगवादी धारा के कवि कहते हैं। और ये प्रतिनिधि कवि हैं, ये उस युग का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रयोगवादी धारा कवियों के जो एक समूह है, उस समय प्रयोगवादी धारा कवियों के जो समूह था उसका प्रतिनिधित्व करने वाले कवि हैं। और इनका जन्म जो था मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में हुआ था, श्योपुर नामक स्थान पर सन 1917 में। इनके पिता पुलिस विभाग में थे, अतः बार बार स्थानांतरण के कारण की जो पढ़ाई थी वो सुचारू रूप से, कंटिन्यूटी से, सुचारू रूप से और नियमित रूप से, व्यवस्थित रूप से नहीं हो पाई। इसके कारण इनका पढ़ाई जो है वो अव्यवस्थित था। फिर भी इन्होंने हिंदी साहित्य से एमए की डिग्री प्राप्त की। 1954 में इन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से एमए में हिंदी विषय से एमए किया और इसके बाद राजनांदगांव के डिग्री कॉलेज में इन्होंने अध्यापन का, टीचर का कार्य किया। इन्होंने अध्यापन, लेखन एवं पत्रकारिता के सभी क्षेत्रों में अपनी योग्यता
दिखाई। प्रतिभा एवं कार्य क्षमता इनकी बहुत ही अच्छी थी और मुक्तिबोध के जीवन पर्यंत संघर्ष करना पड़ा। जैसा कि साहित्यकार थे, पत्रकार थे और संघर्ष में जीवन था, आर्थिक रूप से बहुत संघर्ष करना पड़ा था और ये संघर्ष इनकी काव्य में झलकता है, इनकी पीड़ा दिखती है। सहर्ष स्वीकारते हैं हर चीज़ को, ये कहते हैं कि मैंने जीवन के हर चीज़ को सहर्ष स्वीकारा है। और इस सहर्ष स्वीकार में इनके दो प्रेरणा स्रोत रहे हैं, एक तो या तो इनकी माता रही हैं या तो इनकी प्रिया रही हैं, प्रेयसी रही हैं। तो यहाँ पर उन्होंने सही से इंगित तो नहीं किया है, जो काव्य की हम पठन करेंगे तब उससे थोड़ा समझ में आएगा। फिर आइए देखते हैं, मुक्तिबोध जो जीवन पर्यंत तक संघर्षशील रहे और इन्हें चिंतनशीलता, कवि जो होता है चिंतनशील होता है, हर विषय को समझता है, हर लोगों की बारीकियों को देखता है, हर लोगों के दुख दर्द उसकी ईमानदारी को समझकर ही उस पर चर्चा और अपनी लेखनी करता है। तो काव्य जगत में सबसे बड़ा जो योगदान इनका रहा है वो सहर्ष और सहज था। इन्होंने कोई बनावटी जीवन ना ही व्यतीत किया है, ना ही बनावटी जीवन पर कोई काव्य लिखा है। जो सत्य था, धरातल पर था, जो यथार्थ था, जो रहस्यात्मक था, जो छायावाद युग के कवि कहे गए हैं, चिंतनशील थे और जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने को प्रेरित किया है। 1964 में 11 सितंबर को नई दिल्ली में इनका निधन हो गया। ये एक चिंतक थे, महान चिंतक थे, दार्शनिक थे, पत्रकार थे, लेखक थे, कवि थे। इस संसार से जब विदा होता है तो उसकी जो कृतियाँ होती हैं वो सदैव जीवित रहती हैं। तो इनके जीवन की जो इन्होंने चिंतन किया, दार्शनिकता इनकी जो दिखी, जो इनका चिंतनशील वैभव था, उसका हम अध्ययन आज कर रहे हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध आपके जो पाठ में है। उसके बाद अगली कक्षा जो अगर आप इसे हिंदी साहित्य को स्नातक स्तर पर बीए में अगर लेंगे तो वहाँ पर भी आपको गजानन माधव मुक्तिबोध जी प्राप्त होंगे और अच्छी कविताएं उनकी वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगी। तार सप्तक कवि थे ये और इनकी काव्यगत विशेषताएं हैं जो प्रयोगवादी काव्यधारा से प्रमुख सूत्रधारों में से एक माने जाती हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध की रचनाएं निम्नलिखित हैं। कविता संग्रह इनका जो है चांद का मुँह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाग धूल, कथा साहित्य काठ का सपना और विपात्र सतह से उठता आदमी। और आलोचना जो है उसमें कमानी एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र इन्होंने लिखा, समीक्षा की समस्याएं लिखी और एक साहित्यिक की डायरी लिखी। फिर इसके बाद भारत इतिहास और संस्कृति इन्होंने लिखा। तो काव्यगत विशेषताएं किस प्रकार है? मुक्तिबोध प्रयोगवादी काव्यधारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं, प्रयोगवादी छायावादी काव्यधारा के कवि हैं। इनकी प्रतिभा का परिचय अगेय द्वारा संपादित तार सप्तक से मिलता है। तार सप्तक जो अगेय द्वारा संपादित है उसमें ये मुख्यता से एक मूल काव्य रचना करने वाले प्रमुख कवि माने गए हैं। उनकी कविता में निहित मराठी संरचना से प्रभावित लंबे वाक्यों ने आम पाठक के लिए एक कठिन बनाया, लेकिन उनमें भावनात्मक और विचारात्मक ऊर्जा अटूट थी। भावनात्मक और विचारात्मक ऊर्जा किस प्रकार अटूट थी कि वो भावनाओं पे चलते थे और उसकी जो ऊर्जा थी उस पर काव्य पढ़ने पर जो पाठक या श्रोता सुनने में जो एक भावनात्मक अनुभूति होती थी वो गजानन माधव मुक्तिबोध की कविताओं में आपको प्राप्त हो सकता है। तो जैसे कोई नैसर्गिक मतलब प्राकृतिक जो व्यवहारिक अंतः स्रोत हो, जो कभी चुकता ही नहीं है बल्कि लगातार अधिकाधिक वेग और तीव्रता के साथ उमड़ता चला आता है। ये ऊर्जा अनेक कल्पना चित्रों और फैंटेसियों का आकार ग्रहण कर लेती है। इनकी रचनात्मकता का जो स्रोत है, जो ऊर्जा का बहुत बड़ा अंश है, वो और आलोचना में है। आलोचनात्मक लेखन और साहित्य संबंधी चिंतन में सक्रिय रहे हैं और ये पत्रकार भी थे। इससे जाहिर बात है कि ये सामाजिक यथार्थ को और उसके सामाजिक पहलुओं को और समाज के चिंतन को और समाज को सही तरीके से समझते हुए समाज में प्रत्येक व्यक्ति के लिए कविता लिखने के लिए तत्पर रहते थे।
इन्होंने राजनीतिक विषयों और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में भी तथा देश की आर्थिक समस्याओं पर भी लगातार लिखा है। राजनीतिक परिदृश्य, अंतर्राष्ट्रीय जो विचार हैं इनके, उस पर भी इन्होंने लेखन किया और आर्थिक समस्याएं जो भारत की रही उस दौर में, उस पर भी इन्होंने कई सारी कविताएं और बहुत सारे लेख लिखे। कवि शमशेर बहादुर सिंह ने स्वयं इनकी कविता के बारे में लिखा है कि अद्भुत संकेतों में भरी जिज्ञासाओं से अस्थिर, कभी दूर से शोर मचाती, कभी कानों में चुपचाप राज की बातें कहती चलती है, हमारी बातें हमको सुनाती है। हम अपने को एकदम चकित होकर देखते हैं और पहले से अधिक पहचानने लगते हैं। हमारी बातें हमको सुनाती, हम अपने को एकदम चकित होकर देखते हैं और पहले से अधिक पहचानने लगते हैं। और इस तरह से इनकी भाषा शैली अगर आप उस पर दृष्टिगत करें तो इनकी भाषा बहुत ही उत्कृष्ट है, साहित्यिक खड़ी बोली है, सारगर्भित है और भावों के अनुरूप शब्द को गढ़ना इनको आता है। जो भाव इनके हृदय में थे उसके अनुसार इन्होंने शब्दों को लिया और अपनी कविता में डाल दिया। इस प्रकार देखते हैं कि भावों के अनुरूप शब्दों की गणना करना या गढ़ना, उसे लिखना आना कवि की विशिष्ट रचना की शैली को प्रदर्शित करता है। और भाषा शैली जो है, किस भाषा में अपनी बात को पूर्ण करना है, किस प्रकार अपनी बात को सहजता से पाठक के सामने रखना है, ये इन्हें बखूबी आता था। तो भाषा शैली जो इनकी थी उत्कृष्ट थी और भाव के अनुरूप भाषा को, भाव जो उनके चलते थे, जो सही भाव के अनुरूप भाषा था उसको लाकर फिट कर देते थे और उसका परिष्कार करके उसे भाषा में प्रयुक्त करना भाषा सौंदर्य की अद्भुत विशेषता है। ये शुद्ध साहित्यिक संस्कृत में भी लिखते थे, उर्दू साहित्यिक भाषा में भी लिखते थे और कई भाषा, एक ही कविता कई भाषाओं में कभी कभी प्रस्तुत हो जाती थी। शुरू में इनकी कविता साधारण बोलचाल की भाषा में अगर प्रस्तुत होती है तो धीरे धीरे वही कविता, जैसे भूल गलती कविता को आप ले सकते हैं। भूल गलती कविता में यह कविता जो है धीरे धीरे पहले वो बोलचाल की भाषा में है, फिर उसके बाद अचानक उसमें संस्कृत के और उर्दू के शब्द आने लगते हैं और अंत में एकदम साहित्यिक संस्कृत निष्ठ शब्दों का इस्तेमाल योग करके एक ही कविता में अपनी भाषा के विभिन्न जानकारी या ज्ञान को उड़ेल देते हैं और भावों के साथ, जबरदस्ती नहीं, भावों के साथ। तो यहाँ पर इस किताब में एक लिखा हुआ है, एक लाइन ये है भूल गलती कविता से गजानन माधव मुक्ति बोध की, जो आपके इसमें नहीं है, ये बीए के पाठ्यक्रम में, मगर यहाँ पर 2 लाइन लिखी है। हमारी हार का बदला चुकाने आएगा, हमारी हार का बदला चुकाने आएगा, बदला चुकाने आएगा। देखिए यहाँ पर उर्दू भाषा है, हमारी हार का बदला चुकाने आएगा, संकल्प धर्मा चेतना का रक्त प्लावित स्वर। अगली लाइन देखिए, कुआमा के बाद देखिए, अगर अपनी पुस्तक में आप देख रहे होंगे तो वहां पर लिखा है संकल्प धर्मा चेतना का रक्त प्लावित स्वर। संकल्प धर्मा चेतना का रक्त प्लावित स्वर। भाषा देखिए कैसे बदल गया है। पहली ही लाइन में जो कुआमा दिया गया है, अर्धविराम दिया गया, उससे पहले देखिए आप, हमारी हार का बदला चुकाने आएगा। साधारण भाषा है, उर्दू का शब्द है, साधारण बोलचाल की भाषा है, सबको समझ में आएगा। फिर अगले ही में ही कहते हैं संकल्प धर्मा चेतना का रक्त प्लावित स्वर, हमारे ही हृदय का गुप्त स्वर्णाक्षर प्रकट होकर विकट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इनकी कविता में भाषा कैसे तेजी से बदलती है और भाषा को बदलने में माहिर गजानन माधव मुक्ति बोध कैसे अपने भावों को, भाषाओं को पकड़ कर लाते हैं और आकर फिट कर देते हैं अपनी कविता में और कहते हैं कि हर भाषा का प्रयोग करना इन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से आता था। हमारी हार का बदला चुकाने आएगा, संकल्प धर्मा चेतना का रक्त प्लावित स्वर, हमारे ही हृदय का गुप्त स्वर्णाक्षर हम प्रकट होकर विकट हो जाएगा।
यानी कि जो हम दीन दयनीय स्थिति में हैं, हमारी जो हार हुई है स्थिति और परिस्थिति के अनुसार, एक दिन हमारे ही हृदय से, हमारे ही संकल्प धर्म से, हमारी ही चेतना से एक रक्त प्लावित स्वर उठेगा। हम में से ही कोई उठेगा या मैं ही कोई उठूंगा, और जो हमारी हार हुई है उससे एक रक्त प्लावित स्वर मेरी चेतना से उद्धृत होगा, निकलेगा, और हमारे हृदय का, हमारे ही हृदय में जो हम अब तक सहते आए हैं, एक दिन फट पड़ेगा, निकल पड़ेगा गुप्त स्वर्णाक्षर। गुप्त मतलब छिपा हुआ, स्वर्णाक्षर। देखिए छायावाद कवि हैं और नए प्रयोग की कवि हैं, उसकी साफ साफ झलक यहाँ पर दिखलाई देती है। 2 लाइन में आपको समझ में आ जाएगा कि हमारे ही हृदय का गुप्त स्वर्णाक्षर हमारा प्रकट होकर विकट हो जाएगा, और हम इस जो समाज में जो चीज़ सह रहे हैं, जो चीज़ हमारे साथ शोषण हो रहा है, हमारे साथ जो गलत हो रहा है, उसके प्रति हम खुद स्वयं सहज रूप से खड़े होकर इस बात को स्वीकार लेंगे, और हमारे ही अंदर से वो चेतना निकलेगी, वो उद्गार निकलेगा, वो क्रांतिकारी तत्व निकलेगा जो हमें हमारे उस समाज से सुरक्षित रखेगा जो हमारा शोषण करता आया है, जो हमारी स्थिति और परिस्थिति को निकृष्ट करते हुए हमारा दमन करता रहा है। उसके प्रति हम एक दिन स्वयं खड़े हो जाएंगे। ये भूल गलती कविता है, इसे आप पढ़िएगा तो उसे में और भी आपको आनंद आएगा। तो हार का बदला चुकाने वाला संकल्प धर्मा कवि मुक्ति बोध का पूरा जीवन संघर्ष के साथ बीता है। उन्होंने 20 वर्ष की छोटी उम्र में ही क्या किया? अध्यापन का कार्य किया, और सुजालपुर, उज्जैन, कोलकाता, इंदौर, मुंबई, बेंगलोर, बनारस, जबलपुर और राजनांद गांव आदि स्थानों पर मास्टरी से पत्रकारिता तक का काम किया। कुछ समय तक पाठ्य पुस्तकें भी लिखी। इन्होंने बहुत सारी पाठ्य पुस्तकें लिखी हैं, और छायावाद और स्वच्छंदतावाद कविता के बाद जब नई कविता आई तो मुक्ति बोध उसके अगुआ कवि थे। छायावाद के बाद की जो कवि काव्यधारा देखने को मिलती है उसमें इनके ये अगुआ कवियों में से एक हैं। और मुक्तिबोध जो मराठी संरचना से प्रभावित लंबे वाक्यों ने उनकी कविता को आम पाठक के लिए कठिन बनाया, लेकिन उसमें भावनात्मक और विचारात्मक ऊर्जा अटूट थी। जैसे कोई नैसर्गिक अंतःस्रोत यहाँ पर लिखा है, यानी प्राकृतिक स्वाभाविक रूप से एक स्रोत है। अंतः मतलब आंतरिक, स्रोत मतलब जहाँ से कोई चीज निकलता है उसे स्रोत कहते हैं। तो जो कभी चुकता ही नहीं बल्कि लगातार अधिकाधिक वेग और तीव्रता के साथ उमड़ता चलाता है, ये ऊर्जा अनेक कल्पना चित्रों और फैंटेसियों का आकार ग्रहण कर लेती है। मुक्तिबोध की रचनात्मक ऊर्जा का एक बड़ा अंश आलोचनात्मक लेखन है। आलोचनात्मक लेखन का तात्पर्य यह है छात्रों कि हम किसी कविता या कहानी या पाठ को या स्थिति और परिस्थिति को लेकर उसके अच्छे बुरे सभी पहलुओं पर आलोचनात्मक टिप्पणी करते जाएं या आलोचनात्मक लेखन करते जाएं, और साहित्य संबंधित चिंतन में सक्रिय रहा इनका आलोचनात्मक। एक समर्थ पत्रकार थे। इसके अलावा राजनैतिक विषयों, अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य तथा देश की आर्थिक समस्याओं पर लगातार इन्होंने लिखा है। कवि शमशेर बहादुर सिंह ने जो कहा था कि अद्भुत संकेतों भरी जिज्ञासाओं से अस्थिर, कभी दूर से शोर मचाती, कभी कानों में चुपचाप राज की बातें कहती चलती, हमारी बातें हमको सुनाती है, हम अपने को एकदम चकित होकर देखते हैं और पहले से अधिक पहचानने लगते हैं। मुक्तिबोध की कविताएं समानता बहुत ही लंबी हैं। अगर आप इसे पढ़ना चाहें तो आप इसे पढ़ेंगे, परंतु उन्होंने जो भी अपेक्षाकृत छोटी छोटी कविताएं लिखी हैं उसमें से एक सहर्ष स्वीकारा जो आपको प्राप्त है, और जो भूरी भूरी खाक धूल में संकलित है काव्य संग्रह में। एक होता है स्वीकारना और दूसरा होता है सहर्ष स्वीकारना। कविता के बारे में आइए देखते हैं कि एक होता है स्वीकार कर लेना, किसी चीज को स्वीकार कर लेना, और एक होता है सहर्ष, खुशी खुशी, इच्छा से, इच्छा शक्ति से स्वीकार करना। तो यानी खुशी खुशी किसी चीज को स्वीकार करना, ये कविता जीवन के सब सुख दुख, संघर्ष, अवसाद, उठापटक, सम्यक भाव, संपूर्ण भाव को अंगीकार करने की प्रेरणा देती है।
देखिए, आपके जीवन में कभी ना कभी सुख और दुख लोगों लगातार आते रहते हैं। अवसाद भी आपके जीवन में लगातार आता है, तो क्या आप उससे हार जाते हैं? उससे जीतने का कौन सा ऐसा टूल्स और माध्यम हो सकता है? ऐसे प्रेरणादायी कविताएं, ऐसे स्रोत वाली कविताएं जो आपको प्रेरणा दे, अवसादों से लड़ने की शक्ति दे आपको, और जीवन में संघर्ष से लड़कर फिर से एक नए व्यक्तित्व के रूप में उभरने का जो स्थान आपको देती है, जो आपको ऊर्जा देती है, वो यही कविता है। इस कविता में आपको अवसादों से लड़ने की, संघर्ष करने की क्षमता देगी। सुख से तो क्षमता आपको मिलेगा। सुख में आप कैसे ज़्यादा अपने आप को संयमित रखें, ज़्यादा सुख का जो अनुभव है उसे प्रदर्शित करना भी सही नहीं होता है। सुख में और दुख में बराबर रहना ही व्यक्तित्व का सबसे बड़ा विशेषता है। जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा सुखी हो जाता है, उसको बढ़ चढ़ कर दिखाने लगता है, उसका दिखावापन करता है, और वह व्यक्ति भी दुखी हो सकता है बाद में। और दुख जो है, दुख में भी अपने आप को संयमित रखना, उसे झेलने की ताकत रखना, उसके समक्ष डटे रहना, सहज खुशी खुशी, क्योंकि जीवन में सुख और दुख, अवसाद, संघर्ष, उठापटक, सम्यक भाव से अंगीकार करने की प्रेरणा देती है कविता। कवि का जहां से ये प्रेरणा मिली, वो प्रेरणा के उस उत्स शब्द है, उत्स मतलब झरना, स्रोत तक भी हमको ले जाती है। कवि ने ये कविता लिखी, सहर्ष स्वीकार है मुझे, आखिर ये कहाँ से इसको प्रेरणा मिली, वहां तक हम पहुंच जाएंगे। पहुंच हम देखेंगे तो वहां पर उसकी माँ मिलेगी या उसकी प्रेयसी मिलेगी हमें। उस विशिष्ट व्यक्ति की सत्ता, कैसी सहजता के चलते उसको स्वीकार किया था, कुछ इस तरह स्वीकार और आत्मसात किया था कि आज तक वह सामने नहीं भी है तो भी आसपास होने का एहसास करती। कवि के उस प्रेरणा स्रोत तक हमें ये कविता ले जाती है कि किस प्रेरणा स्रोत के माध्यम से कवि ने ये रचा है। मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर, मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर, मुझ पर क्यों तुम्हारा ही खिलता वो चेहरा। चूंकि एहसास अप्लावनकारी है, जो तैरती नहीं है, अप्लावनकारी मतलब जो तैरती नहीं है, और कविता का मैं उसकी प्रभाववनता के निजी पक्ष से उबर कर सिर्फ विचार की तरह ही उसे जीना चाहता है। कवि कहता है कि मेरे जीवन में जो कुछ भी है, मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर, मुझ पर क्यों तुम्हारा ही खिलता वो चेहरा है। चूंकि कवि कहना चाहता है कि जीवन में जो कुछ भी है मुझे सहर्ष स्वीकार है, मुझे जो कुछ भी मिला है, जो कुछ भी मिला है वो तुम्हारा है, तुम्हारा दिया हुआ है तथा तुम्हारा ही प्यार है। मेरी गर्वीली गरीबी, विचार, वैभव, गंभीर अनुभव, दृढ़ता, भावनाएं आदि सब तुम्हारा प्रभाव है। गर्वीली गरीबी मतलब स्वाभिमान युक्त गरीबी। मैं अगर गरीब हूं तो मेरा उसमें स्वाभिमान सबसे ज्यादा है। मैं अपने स्वाभिमान के साथ अपनी गरीबी को जी रहा हूं, इसमें किसी का कोई पक्ष नहीं है। वैभव, विचार मेरा वैभव है। वैभव लोगों की बहुत से चीजें हो सकती है, मगर उसका विचार उसका वैभव है, उसका विचार उसका वैभव है। गंभीर जो अनुभव उसने किए हैं, उसकी दृढ़ता, भावनाएं सब तुम्हारा प्रभाव है। तुम्हारे साथ मेरा न जाने कौन सा नाता है कि मैं जितनी भी भावनाएं बाहर निकालने का प्रयास करता हूं, वे भावनाएं उतनी ही अधिक उमड़ती रहती हैं। तुम्हारा चेहरा मेरी तरफ, मेरे ऊपर धरती पर चांद के समान अपनी कांति बिखेरता है। तुम्हारा चेहरा मेरे ऊपर जैसे धरती पर चांद की कांति होती है। कभी कभी जब पूर्णिमा का चांद होता है तो पूरी धरती पर रात्रि के दिन भी इतना उजाला होता है कि धरती पर पड़ी हुई चीज़ें आसानी से साफ साफ देखी जा सकती है। उसी प्रकार कवि कहता है कि तुम्हारा चेहरा मेरी ऊपरी, जो ऊपरी मतलब मेरे ऊपरी जैसे धरती पर चांद के समान अपनी कांति बिखेरता रहता है, तो यह बेहतर विश्व की गुत्थियां सुलझाने में उसकी मदद करेगी। वह दिवंगता माँ है, पत्नी, बहन, सहचरी है, कोई भी हो सकती है। जिसके बारे में वो लिख रहा है वो कौन है?
यहाँ पर क्लियर नहीं है। तो ये आपके लिए है। आपकी माँ हो सकती है, आपकी बहन हो सकती है, आपकी प्रेयसी हो सकती है, आपके हर उम्र के व्यक्ति के द्वारा इसे समझा जा सकता है। ये कविता ऐसी है कि हर व्यक्ति के उम्र पड़ाव के अनुसार इसे फिट किया जा सकता है। माँ है, बहन है, प्रियतमा है, दोस्त है, रिश्तेदार में कोई विशिष्ट व्यक्ति है, किसने आपको प्रेरित किया है जीवन में, वो यहाँ पर फिट हो सकती है। तो यहाँ पर लिखा है कि वह दिवंगता उसकी माँ है। दिवंगता मतलब जो स्वर्गवासी हो चुकी है। पत्नी भी हो सकती है, बहन भी हो सकती है, सहचरी भी हो सकती है, साथ रहने वाली हो सकती है, कोई दोस्त हो सकती है, कोई भी हो सकता है। सहज स्नेह की उष्मा वह विरा में अग्नि शिखा सी उद्दीप्त हो उठी है। जलने लगी, उद्दीप्त, अग्नि शिखा, अग्नि की शिखाएं होती है ना, ऐसे ऐसे जो कभी अग्नि जलाओ तो अग्नि की शिखाएं आपको दिखेंगी। अभी तो गर्मी है, जब आप कभी ठंड में अग्नि लकड़ी की जो शिखाएं ऐसे ऐसे लप 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 करती है, उसे अग्नि शिखाएं कह सकती, उद्दीप्त होती हैं, जलती हैं। थोड़ी थोड़ी सी निसंगता भी एकदम से जरूरी हो आई है। निसंगता मतलब कभी कभी दूरी भी, कभी कभी थोड़ा दूरी हो जाओ तो एहसास होता है कि हाँ, व्यक्ति मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। जैसे इस समय आप हमसे दूर हैं, आप सभी लोग इस समय स्कूल को बहुत मिस कर रहे होंगे, तो कभी कभी थोड़ी दूरी भी चाहिए। दूरी भी प्यार का एहसास कराती है, उस व्यक्ति का एहसास कराती है, उसके ना होने का एहसास कराती है। तो कहते हैं ना कि हंस लो, गा लो, मुस्कुरा लो, क्या पता कल कोई आपके साथ है कि ना है। तो इसलिए हमेशा खुश रहो, प्रसन्नचित्त रहो और धैर्य से रहो, एकदम जरूरी हो आई है। वह चाहने लगा है मोह मुक्ति, मोह से मुक्ति चाहने लगा कि भूलने की प्रक्रिया एक अमावस की तरह उसके भीतर इस तरह घटित हो कि चांद जरा सा ओट हो ले। अमावस्या मतलब काले, चांदनी मतलब पूर्णिमा, उजाला। अमावस्या की रात काली होती है, वो चांद को थोड़ा सा ओट मतलब आड़ में, ओट मतलब आड़ में ले जाना चाहता है, अंधेरे से सामना हो। वो चाहता है कि जो जो अच्छा अच्छा हुआ है थोड़ा सा दूर हो जाए, थोड़ा बुरा भी मैं देखूं तो मुझे अच्छा का अनुभव। अच्छा का अनुभव कौन कर सकता है? जो सुख का अनुभव वही कर सकता है जिसने दुख देखा होगा। और जिसको सुख मिलता आएगा तो दुख का, उसका सुख का वैल्यू भी उसके लिए नहीं होगा। जो लगातार सुखी व्यक्ति होगा उसको दुख का जब अर्थ ही नहीं मालूम तो सुख उसके लिए क्या है? सामान्य है, सामान्य सा हो जाएगा। तो वह कवि कहता है कि थोड़ा सा चांद भी ओट में चला जा, अंधेरे से सामना हो तो चित्त की ताकत बढ़े, मेरी ताकत बढ़े, थोड़ा अंधेरे का सामना करूं, अपने पैरों पे खड़ा रहूं। और थोड़ा सा उस अंधेरे का सामना भी तो करना ज़रूरी है। थोड़ा सा अपने आप को शार्प करने के लिए थोड़ा सा अभ्यास भी जरूरी है। लगातार भौतिक और मानसिक अवलंब अंदर एक अज्ञात भय भी कायम करता है। लगातार ये भौतिक सुख सुविधाएं आपको मिलती रही हैं और ये मानसिक अवलंब, आपको एक मानसिक अवलंब, आपको सब कुछ अगर आसानी से मिल जाएगा तो आप एकदम आसानी से जीवन सोचिए, बहुत आसान है। थोड़ा सा संघर्ष भी आपको अगर कहीं थोड़ा सा मिल जाएगा तो आप व्याकुल हो जाएंगे, अवसाद से ग्रस्त हो जाएंगे। हो सकता है कि अपना कुछ अनिष्ट भी कर सकते हैं आप। इसलिए जीवन में संघर्ष और उसके प्रति जो आपका नज़रिया है वो दृढ़ होना चाहिए, संकल्पवान होना चाहिए। आपको सुख 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 के साथ अगर थोड़ा सा दुख या थोड़ा सा हल्की से दुख मिल जाता है तो आप व्याकुल हो जाते हैं। तो कभी कहता है, कभी सोचता है, कभी मानता है कि थोड़ा सा अंधेरे का सामना करके अपने आप को मजबूत कर लूं। एक अज्ञात भय का भी सामना तो करना चाहिए। ममता के बादल की मंडराती कोमलता क्योंकि भीतर पिराती है। ममता के बादल की जो कोमलता है, जब माँ से बिछुड़ता है बच्चा तो उसकी जो कोमलता है वो पिराती है। यहाँ पे देखिए एक लोक भाषा का इस्तेमाल किया गया है, पिराती है, दर्द होती है, पिरा रहा है। लोग कहते हैं ना बहुत पीड़ा दे, गांव के लोग कहते हैं पिराए रहा है। वहाँ पे पिराती शब्द का मतलब यही है, दर्द। लोक भाषा है, हिंदी तो इसी से समृद्ध है, लोक भाषा से। और लोक भाषा का तात्पर्य ही यही है कि जब तक हम लोक भाषा का इस्तेमाल न करें तो वो अनुभूति ही नहीं आएगी। पिरा रहा है,
पिराती है। बहलाती सहलाती, बहलाती है, जब चोट लग जाता तो माँ कहती है कहाँ लग गया, दूध पिला देगी या दूध का बॉटल लगा देगी या कुछ खिलौने थमा देगी। बहलाना, फुसलाना, सहलाना, मनाना, ये सब चीज़ें आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती, उसको बर्दाश्त नहीं होती। तो जब माँ से कह बिछड़ जाएगा या अपनी प्रियतमा से बिछड़ जाएगा या अपने अजीज से बिछड़ जाएगा तो फिर उसको बहुत दुख होगा, अत्यधिक दुख होगा। दृढ़ता और त्रिदजन्य कठोरता भी बड़े मानव मूल्य हैं। ये कठोरता होना भी क्षणिक मानव मूल्य है, इसको भी सीखना चाहिए। इसलिए भूल जाना भी एक कला है। व्यक्ति को उस मोह माया को भूलना भी चाहिए, आगे आने वाली मोह माया को याद रखना चाहिए। जैसे माता से मोह माया, पिता से मोह माया था, फिर विवाह होने के बाद अपने बच्चों से मोह माया हो जाएगा। तो जो माता पिता का मोह माया बचपन में था वो भूला ना व्यक्ति, उसकी मोह माया ट्रांसफर हो गई, स्थानांतरित हो गई अपने बच्चों के प्रति, नहीं तो फिर वो जीवन जी नहीं पाएगा। इसीलिए कहा गया ना कि जो बच्चा, जो पीढ़ी होती है उसकी शादी ब्याह हो जाती है तो उसकी आने वाली पीढ़ी प्रति उसकी मोह माया हो जाता है ताकि वो जीवन जी सके। नहीं तो उसकी कब तक उसके माँ बाप उसके साथ रहेंगे, कभी ना कभी तो उनका जुड़ाव होगा, अलगाव होगा। तो उसको सहने की शक्ति भी होनी चाहिए और जीवन को नए तरीके से जीने की शक्ति उसे प्राप्त हो। इसलिए भूल जाना भी एक कला है। मानव की एक कला क्या है, उसे भूल जाना, भूलना उसकी एक कला है। अति किसी चीज़ की अच्छी नहीं होती, अति प्रेम, अति हर चीज़ अच्छी नहीं होती है। जैसे अत्यधिक मिठाई रख देने पर क्या होता है, उसमें चींटियाँ आ जाती हैं, कीड़े पड़ जाते हैं। तो अति जो है वो हर चीज़ के लिए अनिष्टकारी है। अति दुख, अति सुख, अति सब कुछ। हर समय की भाव आर्द्रता भी कमजोर करती है। भाव आर्द्रता, भाव और आर्द्रता, ह्यूमिडिटी जिसे कहते हैं। भाव आर्द्रता दो शब्दों से मिलकर बना है। अतिशय प्रकाश से आंखें चौंधिया जाती हैं। अतिशय मतलब ज़्यादा प्रकाश से आंखें चौंधिया जाती हैं। इसलिए किसी हद तक वैरण्य और अंधेरा भी विस्मृति का अंधेरा है। वरेण्य अपने को करना भी एक अंधेरा है, विस्मृत करना भी, भूलना भी एक तरह से दवा है, उपचार है आपका। आदमी हर दम सब कुछ याद करते चले तो जीना ही मुश्किल हो जाए। अगर आप हर चीज़ याद रखिए, जीवन की हर छोटी छोटी पुरानी बातों को याद करने लगे, आज से 5 साल, 10 साल, 3 साल, 2 साल, 1 साल पुरानी बातों को याद अगर करने लगे, हर पल उसको याद करते जाइए, याद करते, तो आपकी मानसिक विकृतियां बढ़ जाएंगी। आपको भूलना भी चाहिए। मनुष्य की सबसे बड़ी क्वालिटी, विशेषता यही है कि उसको भूलना आता है। भूलना अगर ना आता तो वो अब तक एकदम विचलित सा प्राणी हो जाता। उसके विचार बदलने चाहिए, उसकी सोच और प्रवृत्तियां बदलनी चाहिए। हमेशा एक ही सिद्धांत पर चलने वाला व्यक्ति, एक ही नियम कायदे से चलने वाला व्यक्ति अगर समय के अनुसार नहीं बदलता तो समय उसको बदल देती है, या वो विचलित हो जाता है, वो मानसिक पीड़ा से ग्रसित हो जाता है, मानसिक रोगी हो सकता है। इसलिए अपने आप को बदलते रहना चाहिए। जैसे आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बदलना ज़रूरी है, समय के अनुसार आप उसका अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर जो है, अनुप्रयोग करने वाले से आप मोबाइल में अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर को अपडेट करते रहते हो, वैसे अपने आप को अपडेट करना बहुत ही आवश्यक है। यदि आप अपने आप को अपडेट नहीं करते, आप हर चीज़ें भूलते नहीं हैं और नई चीज़ें याद नहीं करते, तो आप एक तरह से मानसिक विकृति के शिकार हो सकते हैं। जो कहा गया कि आदमी हरदम सब कुछ याद करता चले तो जीना ही मुश्किल हो जाए। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, यदि एक प्रकार का सच है कि हर चीज़ जो ज्ञान है, ज्योति का प्रकाश है, ये सच है, मानते हैं, उतना ही बड़ा सच पताली अंधेरे की गुफाओं में डूबना भी है। माफ कीजिएगा, पताली अंधेरों की गुफाओं में डूबना भी उतना आवश्यक है। तमसो माँ ज्योतिर्गमय जो एक बड़ा सच है, उसी प्रकार कभी कभी पताली अंधेरों की गुफाओं में डूबना भी ज़रूरी है। इसका एक बहुत बढ़िया उदाहरण मैं इस प्रकार दे सकता हूँ। जैसे मान लीजिए आप किसी गुरु के पास जाते हैं कथक सीखने या कोई ऐसी कोई कला सीखने, या आप
कोई ऐसी जानकारी हासिल करने जाते हैं और आपको पूर्व में बहुत कुछ ज्ञान है उसके बारे में, तो जब आपको गुरु कुछ सिखाता है तो आप उसके सिखाने से पहले हाँ गुरु जी मालूम है, हाँ ये आता है हमको, तो इससे क्या होगा, आपके गुरु आपसे थोड़ा सा अरुचिपूर्ण व्यवहार करने लगेंगे। यानी आप एक ऐसे पात्र की तरह उनके पास मत जाइए कोई शिक्षा ग्रहण करने की, जैसे मान लीजिए कोई पात्र है और उसमें जूठे लगे हुए हों और वो कह रहे कि लीजिए गुरुजी इसमें और अपना ज्ञान दे दीजिए, या इसमें थोड़ा सा और हलवा डाल दीजिए, हम इसको खा लेंगे आपके ज्ञान का हलवा। तो ये क्या होगा कि आप एक तरीके से उनके साथ क्या करेंगे कि आपने पूर्व का ज्ञान दिखाकर उनको नीचा दिखाने की कोशिश किया, तो कुछ चीज़ें भूल जाना वहाँ पर बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मान लीजिए आपको ज्ञान है, हाँ गुरु हमको एकदम शुरुआत से बताइए, हमको कोई ज्ञान नहीं, तो अगर आप ऐसा करते हैं तो गुरु आपको बहुत अच्छे से सिखाएगा। जैसे मानिए कथक का आप सीखने जा रहे हैं कथक, और आपने बहुत कुछ सीख लिया, तत्कार वगैरह सीख लिया है और गुरु जी आपको सिखा रहे हैं, मगर आपका परिष्कृत नहीं है, अच्छे तरीके से आपने नहीं सीखा है और गुरु नहीं समझो हमको इतना आता है, हम इतना सीख चुके हैं, आप आगे बताइए, तो क्या होगा, जो आपने पूर्व में गलत तरीके से सीखा है वो आपके गलत तरीके का एक आदत पड़ जाएगी और आप सही ढंग से उससे नहीं सीख पाएंगे। इसलिए कभी कभी डिफोकस होना भी बहुत ज़रूरी है। डिफोकस का मतलब हाँ ज्ञान तो है, मुझे मालूम तो है, मगर जो आप देंगे उसको और अब समृद्ध करेंगे, हम उसको और संवर्धित करेंगे, परिष्कृत करेंगे। तो पाताली अंधेरे की गुफाओं में डूबना भूलना दंड सही, फिर भी पुरस्कार मानकर ही ग्रहण करना चाहिए। इसलिए जो रिश्ते हैं, नाते हैं, उसमें अगर आप सबसे मिलते जुलते हैं, थोड़ा सा दूर रहने से एहसास भी होगा, वो एक ग्रहण करना भी पुरस्कार है। धुएं के बादल भी पूर्ण विस्मृति घटित नहीं कर पाते। जो धुएं के बादल देखते हैं वो भी कभी कभी छड़ जाते हैं, हवा आती है और छाड़ देती है। तो यादों का धुंधलका वहाँ भी है। मनुष्य की संपूर्ण चेतना अंधेरा उजाला सुख दुख स्मृति के ताना भरनी से बुनी एक कबीरी चादर है, जिसे आत्मा चारों ओर से यानी संपूर्णता में लपेट लेना चाहती है। जीवन का निष्कर्ष यही है, जीवन यही कहता है कि कभी कभी जो चीज़ें आपके साथ किसी ने बुरा किया है तो उसी को लेकर मानकर उसके साथ दुर्व्यवहार करना गलत है। नए जीवन को स्वीकार करो और आगे बढ़ो। वह किसी का नहीं क्योंकि वह सबकी उसकी परछाई है। प्रश्न यहाँ उठता है कि वह कौन है, दिवंगता माँ है या प्रिया है? कवि की जो प्रेरणा स्रोत है वो कौन है? बृहत्तर जीवन के संदर्शन जो ईश्वर निरपेक्ष होता है हुआ भी उतना ही सर्वव्यापी है। आप्लावनकारी जितना कबीर के राम जो हैं, यहाँ पर एक उदाहरण दिया है, कबीर के राम जो हैं वो दशरथ के पुत्र राम नहीं है, वो कबीर के ब्रह्म हैं। उसी प्रकार वर्डवर्थ की मात्र मना प्रकृति है। मात्र कौन है? वर्डवर्थ की कविताएं आपने अंग्रेजी में पढ़ी होंगी, पोयम, उसमें प्रकृति को माँ मानता है। यहाँ ये प्रश्न नहीं उठता कि वास्तव में वो स्त्री कौन है, वो माँ है, प्रिया है, कौन है? कोई भी हो सकता है। ये गुत्थी ना भी सुलझे तो भी कविता की मर्म स्पर्शिता, ये गुत्थी ना भी सुलझे तो इसकी जो मर्म है, जो इसकी भावुकता है, वो हमें स्पर्श करते हैं और द्वंद्व विरहता के कारण उतना ही संगत और विशिष्ट है। साधक और साध की एकात्मकता तेरा तुझको सौंपता का लागे, मोर वाला ऐसा निरहंकार विनय पारंपरिक साहित्य से इतर। निरहंकार, इसमें अहंकार ना हो, विनय हो। पारंपरिक साहित्य से अलग, इतर मतलब अलग, यानी आधुनिक कविता में कम ही दिखाई देता है। साधक और साध्य की एकात्मकता बहुत जरूरी है। एजुकेटर और छात्र की एकात्मकता बहुत जरूरी। जो मैं आपको जिस ऊर्जा से वीडियो दे रहा हूं, अगर आप इस पूरी वीडियो को ईमानदारी से देखेंगे तभी आपको बात समझ में आएगी। एकात्मकता तेरा तुझको सौंपता का लागे है मोर वाला ऐसा निरअहंकार, जिसमें कोई अहंकार ना हो, निरअहंकार। पारंपरिक साहित्य से इतर। पारंपरिक साहित्य क्या है?
जो हम परंपरावादी साहित्य देखते आए हैं उससे अलग, इतर मतलब हटकर, यानी आधुनिक कविता में कम ही ये सब बातें दिखाई देती हैं। तो आशा है कि आपको काव्य के सार, प्रतिपाद्य, कवि का जीवन परिचय, सहर्ष स्वीकारा किस आधार पर लिखी थी, ये संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम मिल गई होगी। अगले वीडियो में हम सहर्ष स्वीकारा कविता का पाठ का वाचन करेंगे, उसका विश्लेषणात्मक व्याख्यात्मक अध्ययन करके आपको देंगे। यह वीडियो 40 मिनट आप इसे देखिए और पहले इसकी पृष्ठभूमि को समझिए, इसके कवि के बारे में समझिए, क्यों इस तरह की कविता लिखा है। इससे इस वीडियो के माध्यम से आप इसे समझ सकते हैं। तो आशा है ये वीडियो आप अच्छे तरह से देखेंगे और समझ में जो नहीं आएगा वो ऑनलाइन क्लास में हमसे पूछेंगे। धन्यवाद।